प्यारे स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी आवेशित कण पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने देखा है कि कोई आवेश अगर Q है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर V वेग से गतिमान है, तो इस आवेश Q पर लगने वाला बल F जो होगा, ये बल F बराबर होता है Q B साइन थीटा के बराबर होता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर F बराबर Q गुणित वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में मैं जो वेग का सदिश है, वेग के सदिश का अदिश गुणनफल कर देता हूं, तो बायां पक्ष जो है मेरा हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर V इज इक्वल टू Q गुणित वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V डॉट वेक्टर V। अब यहां पर एक सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल का कॉन्सेप्ट आता है, उसको आपको थोड़ा याद रखना है। यहां पर ये जो तीनों पद हैं, इसको अगर एक साथ हम ले लेते हैं तो आ जाएगा Q, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट त्रिक गुणनफल के लिए आता है, ये है सदिश त्रिक गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल ही एक प्रकार का, लेकिन तीन वेक्टर्स का है। यहां जो उत्तर मिलेगा वो एक अदिश होगा। यहां आ जाएगा V B V। अब आप यहां देख सकते हैं कि V दो बार रिपीट हो रहा है, V दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका मान 0 होगा। जो गणित के स्टूडेंट है वो समझते होंगे, अगर कोई एक आव्यूह है, आव्यूह के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो, संक्रिया लगा के उसको हल करेंगे तो उस आव्यूह का जो परिमाण आएगा, जो सारणी का आएगा, वो कितना होता है 0। कुछ उसी कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करते हुए यहाँ पर 0 ला रहे हैं। बाकी जो जीव विज्ञान के छात्र हैं वो इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे। 12वीं गणित के जो छात्र हैं वो जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि इसका मान 0 क्यों होगा। अभी बस आपको याद रखना है कि बल का जो सदिश है और वेग का जो सदिश है, दोनों का अदिश गुणनफल 0 के बराबर होता है। यहां तक आपको याद रखना है। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आप जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो इसी को मैं लिख सकता हूं द्रव्यमान गुणित वेग परिवर्तन का दर। तो यहां पर आ जाएगा dv बटे dt। वेग परिवर्तन का दर मतलब समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वही हमारा त्वरण है। अब एक हम काम करते हैं कि ये जो हमारा स्टेप मिला है दाहिने पक्ष में, यहां पर हम 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर भी दोनों पक्षों में बल का जो सदिश है और वेग का जो सदिश है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा m गुणित dv बटे dt डॉट v। यहां पर डॉट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि m जो है वो अदिश है। अब जो मैं बोल रहा था 2 का गुणा और 2 का भाग, तो मैं यहां पर 2 का भाग कर दिया और 2 का गुणा कर दिया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं dv बटे dt डॉट वेक्टर v। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, फिर से आप अपने पिछले पद में वापस चले जाएंगे। अब देखिए यहां पर 2 है, तो इसी पद को क्या मैं 2 बार लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा m बटा 2, यहां लिख सकते हैं dv बटे dt डॉट वेक्टर v प्लस dv बटे dt डॉट वेक्टर v। आप जानते हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां पर आज m बटा 2 तो रहेगा ही, यहां पर मैं क्रम बदल देता हूं, वेक्टर v डॉट
dv बटे dt प्लस d वेक्टर v बटे dt डॉट वेक्टर v। यहां पर आप अवकलन के गुणा के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन गुणित द्वितीय फलन। तो ये गुणा का जब नियम हो जाएगा तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, m बटा 2, यहाँ पर d बटा dt, यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर v डॉट वेक्टर v। सदिश का सदिश से ही जो गुणनफल होता है वो उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। कक्षा 11वीं में सदिशों में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो यहाँ पर बच जाएगा m बटा 2 गुणित d बटे dt, यहाँ पर केवल आ जाएगा v स्क्वायर। अब इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए ये m बटा 2 जो है, ये m बटा 2 हमारा अदिश है। अदिश को हम अदिश भी है और अचर भी है, इसको हम अवकलन के अंदर ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा वेक्टर f डॉट वेक्टर v बराबर आ जाएगा d बटे dt 1 बटा 2 mv स्क्वायर बराबर 1 बटा 2 mv स्क्वायर। ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा, जिसको हम k से प्रदर्शित करते हैं dt। लेकिन देखिए यहाँ पर m डॉट v ये किसके f डॉट v किसके बराबर है, शून्य के। तो ये बराबर हो जाएगा शून्य के। अब अगर कोई भी पद जिसका अवकलन शून्य आ रहा है, मतलब वो पद कैसा है, अचर है। अचर है मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा परिवर्तन जो होगा वो कितना होगा, शून्य। अब अगर आपको याद हो कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कहते थे कि कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कक्षा 11वीं का एक कॉन्सेप्ट था। अब जब गतिज ऊर्जा हमारा अचर है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, शून्य। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर है, कार्य के। तो कार्य भी किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी आवेशित कण पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अचर होता है। ये एक टॉपिक था। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर, जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। एक बेल का आइकन रहता है, ताकि जब भी मैं एक नया लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले उस लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।